गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लोज हो चुकी है। अब सेकंड यूनिट धारा विद्युत की कंफर्टेबल है। आपको प्रीवियसली यानी क्लास 10 से इसके बारे में नॉलेज है। दो बेसिक और सर्किट, तीन चीजों को लेके बैठी है। पहला बेसिक करंट का, जिसके बारे में प्रीवियसली जानते हैं, बहुत ज्यादा नहीं जानते, छोटा है, ज्यादा बड़ा बेसिक नहीं। फिर सेकंड बेसिक रेजिस्टेंस का, फेमिलियर है आप, बहुत ज्यादा फेमिलियर। स्वाभाविक है, 10th और 12th में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस तो यहाँ दिखेगा ही। फिर लास्ट में सर्किट की डिटेल में जाएंगे। प्रैक्टिकल 20 चैप्टर में काफी 6-7 प्रैक्टिकल करीब आपको मिलेंगे, तो सब चैप्टर इंटरेस्टिंग है। आपकी जानी हुई बातों से चालू होगा। शुरू में थोड़ा कंफर्ट लेता हूं मैंने, तो सब शुरुआत करते हैं अपन विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, आई से डिनोट कर देंगे। इससे डिनोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। डेफिनेशन वही रहेगी जो आपने पहले पढ़ी है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, है ना। रेट ऑफ चार्ज इज नॉन एज करंट। अब सिचुएशन देखिए आप, क्योंकि जब उसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, बेसिक की तरफ बढ़ेंगे, तो पहले तो नॉर्मल चीजें चालू करें, फिर बेसिक की तरफ एकदम तो बढ़ जाए धीरे धीरे। अब सिचुएशन, यदि चालक के काट क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी समय अंतराल में गुजरने वाला आवेश डेल्टा क्यू हो, तो पहली बात तो जब अपन समय अंतराल बोल देते हैं, टाइम इंटरवल बोलते हैं, तो जो क्वांटिटी होगी वो परफेक्ट नहीं होगी, एवरेज होगी, है ना। तो मैंने कहा कि चालक के काट क्षेत्रफल से डेल्टा टी समय अंतराल में, तो टाइम इंटरवल बोल दिया, डेल्टा क्यू आवेश गुजरता है, तो औसत यानी एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, औसत विद्युत धारा, आई एवरेज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपको 11 में बता दिया गया कि जब भी आप टाइम इंटरवल का डिवीजन देंगे तो एवरेज के लाएगा। अब यहां पर बच्चों शुरुआत में ही कुछ चीजें समझना चालू कर दीजिए। यहां पर काट क्षेत्रफल ही काम का है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही काम आएगा। यहां पर कंडक्टर का कंप्लीट एरिया कोई महत्व नहीं रखता, उसका कोई मतलब नहीं है। कैसे? अब ध्यान से समझे आप, एक एक चीज को शुरू से ही क्लियर करते चले, है ना, फिर चैप्टर दौड़ जाता है। ये कंडक्टर है, इसमें मैंने ये फ्री इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए, है ना, जैसा कि होते हैं तो वो दिखा दिए। क्लियर? अभी तो आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई नहीं कर रखा। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी इसके दो सिरे, ये ए और ये बी। हर बात को समझ लें पहले से। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब बैटरी जोड़ते हैं, तो बैटरी का पॉजिटिव यहां जोड़ दिया और नेगेटिव यहां जोड़ दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। क्लियर है? तो मैं कहूं विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैं कहूं पोटेंशियल डिफरेंस, या मैं कहूं ऊर्जा देते हैं, सबका मतलब एक है ना। अब जैसे आप इसको पॉजिटिव जोड़ेंगे, इसको नेगेटिव जोड़ेंगे, तो करंट तो फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? पॉजिटिव की ओर।
ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर होगा? पॉजिटिव की ओर। अब यहां पर एक समझने वाली बात यह है बच्चों, कोई कंडक्टर धातु अंदर से क्या खोखली है? नेवर। बल्कि मेटल की डेंसिटी तो अन्य की तुलना में ज्यादा होती है, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है इसका मतलब उसके अंदर का भराव, ठोसपन ज्यादा होगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्रीली मूव हो जाएंगे? नहीं। तो क्या चार्ज आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाते ही इससे उस सिरे तक चला जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कैसा? पॉसिबल नहीं। बस क्या होता है, जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव का अंतर आपतित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन सरकता है। अब वह सरका तो आवेश तो प्रवाहित हुआ ना, उस सरकने को ही क्या मान लेंगे कि उसने काट क्षेत्रफल पार कर लिया। तो अब आप इसको, बेलन को किसकी फॉर्म में देखो? बेलन को देखो आप डिस्क, चकती, थाली, छोटे छोटे ऐसे कई सारे वृत्त की फॉर्म में देखो। तो अब जैसे अपन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होंगे। जैसे यहां से चला गया, यहां चला गया, ये यहां से यहां आ गया, ये यहां से यहां आ गया, तो ये काट क्षेत्रफल पार करेंगे, यानी ये सरकेंगे। और सरके इसका मतलब इन्होंने, अपन तो उसको किस रूप में देख रहे हैं? चालक को छोटे छोटे काट क्षेत्रफल के रूप में देखते हैं। तो जैसे अपन चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जस्ट सरकता है, एक से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। ऐसे कैसे पहुंच जाएगा? अंदर डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन, मेटल ठोस है, इलेक्ट्रॉन के ऐसे फ्रीली चलने की कोई चांस ही नहीं है अंदर की तरफ। तो सब इसलिए जब हम करंट की बात करते हैं तो यहां पर किसी भी कंडक्टर का होल एरिया से हमें कोई लेना देना नहीं होता। हम उसका वह एरिया देखते हैं जहां वायर कनेक्टेड है। जैसे वायर कहां कनेक्टेड है? सर्कुलर पर, तो मैं इसके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मानूंगा? अगर रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर। मुझे किस एरिया से मतलब है? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन सरकेगा तो अब अज्यूम करो एक बेलन कितनी सारी थालियों से मिलकर बना है, अनंत थालियों से मिलकर बना है, और इलेक्ट्रॉन सरका तो थाली तो पार कर ही गया। और थाली को क्या कह रहे हैं अपन? काट क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सब मेरे को बेलन के टोटल एरिया से क्या मतलब? बेलन का टोटल एरिया 2 पाई आर एल, ये जोड़ दो पाई आर स्क्वायर जो, उससे क्या करना मेरे को? मैं तो ये देख रहा हूं चार्ज का फ्लो है, तो चार्ज का फ्लो तो वायर से दिखेगा। अब वायर आपने किस पे जोड़ रखा है? सर्कल पे, यानी सर्कुलर सरफेस पर। तो इलेक्ट्रॉन तो बीच से किधर मूव करेगा? इसकी तरफ मूव करेगा, एक ही तरफ मूव करेगा। क्लियर? तो कहने का मतलब, जब मैंने कहा कि यदि चालक के काट क्षेत्रफल से डेल्टा टी समय अंतराल में डेल्टा क्यू आवेश गुजरता हो तो औसत विद्युत धारा। तो अब मेरी बात समझ गए कि इस चैप्टर में हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी काट क्षेत्रफल पर ध्यान रखना है। अभी जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, अब आपने वायर यहां जोड़ दिया, तो मैं इस कंडक्टर को किसके रूप में बना देखूंगा? आयतों के रूप में बना देखूंगा। तो मेरे को तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब इस आयत का क्षेत्रफल ही चाहिए, मेरे को इस डब्बे के क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो यहां पर यह बात शुरू में ही मैंने क्लियर कर दी कि यहां एरिया जब भी बोले तो आप समझ जाया करो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर तुरंत एक से दूसरे सिरे की ओर गमन नहीं हो सकता, यहां से यहां आने में तो उसको घंटों लग जाते होंगे या लगेंगे, ये कैलकुलेशन तो बाद की है ना साहब? बस वो सरक जाता है। तो अपन ने बेलन को व्रतों से मिलकर अज्यूम किया है, तो सरक जाता है का मतलब व्रत चल दिया है ना? क्लियर? अब सब यदि समय के सापेक्ष आवेश का प्रवाह नियत नहीं है
तो ऐसी परिस्थिति में किसी क्षण धारा का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंस्टेंटेनियस यानी ताक्षणिक धारा कहते हैं। तो ताक्षणिक धारा को कैसे लिखो साहब? आई, एवरेज तो अब लिखना ही नहीं, आई लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, किसी क्षण, है ना, डेल्टा क्यू डेल्टा टी। अब इसी को क्या कहते हैं? डी क्यू डी टी। ये सब करंट की दूसरी शेप। इसका तीसरा शेप भी ले सकते हैं। यदि कांस्टेंट करंट कैपिटल आई, नियत धारा आई के लिए आवेश क्यू स्मॉल टी समय तक प्रवाहित हो, तो नियत धारा को कैसे लिखेंगे? आई बराबर क्यू अपॉन टी। अब आवेश क्यू टी समय तक प्रवाहित हो, अब क्यू आवेश किसकी फॉर्म में प्रवाहित होगा? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में। आवेश है ना क्यों, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? आवेश ही है। तो आवेश क्यू किसकी फॉर्म में फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म। मान लीजिए क्यू आवेश के लिए एन इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, एन इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से सरके, तो क्या लिखेंगे? एनई अपॉन टी। ठीक है, इसका मतलब करंट कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है। यानी अगर मैं करंट विद टाइम को अगर ग्राफ से दिखाऊं, तो अपने एनालिसिस के अनुसार चालक में प्रवाहित करंट कांस्टेंट भी हो सकती है। ये कांस्टेंट दिखा रखी है, ये देख लो आप। और वेरी भी हो सकती है, समय के साथ धीरे धीरे कम होती जाए। ऐसा भी हो सकता है बढ़ती जाए, घटती जाए। तो करंट का शेप कैसा भी हो सकता है, वो समय के सापेक्ष परिवर्तित भी हो सकती, कांस्टेंट भी रहती है ना। अब सब ये तो करंट के शेप दिखा दिए। जो मैंने मुख्य बात थी, एरिया का सेंस समझा दिया कि यहाँ पे एरिया का क्या सेंस रहेगा। आप भी अज्यूम कर लो, एक बार खुद भी थोड़ा सोचा करो कि क्या सिनेरियो चालक के अंदर गुजर रहा होगा जब हम बैटरी लगा रहे होंगे, है ना। क्लियर? अब आ जाइए सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब मैं आपको छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि जब अपन करंट को खोल के बैठे हैं तो डेफिनेटली अपने को हर बारीकी, क्योंकि इसमें शुरुआत बेसिक की इसकी है करंट की, तो अभी इसमें नॉर्मल टॉपिक चला है, फिर बेसिक की तरफ बढ़ेंगे। पहली बात तो अपन यूनिट की कर लेते हैं ताकि सबसे पहला काम निपटा। तो इससे अगर देखें तो कूलाम पर सेकंड है। एसआई पद्धति में अगर धारा का यूनिट देखें तो कूलाम पर सेकंड है, और कूलाम पर सेकंड को क्या कहते हैं? एम्पियर। तो सब एसआई यूनिट जो करंट की है वो है एम्पियर, है ना, जिसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं। एम्पियर को डिफाइन करो, चलो कर दो, कोई सा भी फॉर्मूला उठा लो, है ना। करंट या चार्ज ले लूं मैं 1 कूलम, टाइम ले लूं मैं 1 सेकेंड, 1/1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। चलिए, क्योंकि 1 कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चाहिए? 6.25 इंटू 10 की पावर 8 18 इलेक्ट्रॉन। ये अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था, है ना। तो 1 कूलम चार्ज के लिए इतने इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चाहिए, है ना। देन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम की जगह क्या रखते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। यानी यदि किसी चालक के काट क्षेत्रफल से
यह चालक के संपूर्ण काट क्षेत्रफल से एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की मात्रा 6.25 इंटू 10⁻18 हो तो चालक में गुजरने वाली धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। यानी मैं यहां भी ये बताना चाहता हूं कि इतने इलेक्ट्रॉन इससे यहां नहीं आ गए, बस इतने इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से सरक गए। टोटल कंडक्टर में इतने इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हो गए बस, तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 एम्पियर। कोई इतने इलेक्ट्रॉन यहां से यहां थोड़ी आ सकते हैं। ऐसा होगा तो यहां तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाएगी और यहां इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाएगा, तो कंडक्टर में एक सिरा नेगेटिव हो जाएगा और एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो कंडक्टर की खुद की स्थिति बड़ी विचित्र हो जाएगी। ऐसी स्थिति में तो कंडक्टर खुद का अस्तित्व नहीं रख पाएगा। तो ऐसा नहीं है, बस ये टोटल इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सरक गए। तो मैं क्या कह रहा हूं, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में संपूर्ण काट क्षेत्रफल से, सभी जितने भी काट आप अज्यूम करो, संपूर्ण काट क्षेत्रफल से प्रवाहित या गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉन टोटल 6.25 इंटू 10⁻18 हो तो चालक में प्रवाहित धारा को 1 एम्पियर कहते हैं। क्लियर साहब? सारे के सारे नहीं, अलग अलग जगह बस सरक गए और टोटल कितने सरके? इतने, तो करंट क्या होगी? 1 एम्पियर। क्लियर? अगली बात नंबर 2 है ना, छोटी छोटी बातें चल रही। ये देखो सब इलेक्ट्रॉन किधर प्रवाहित हो रहा है? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। मैंने आपको शुरू से याद करवा रखा है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा यानी नेगेटिव हमेशा विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध चलता है। करंट किधर चल रही है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये मुझे अगले चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, तो मैं पहले से ही समझा रहा हूं, फिर अगले चैप्टर में भी मेरे को समझाना पड़ेगा। धारा, करंट और पॉजिटिव धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव, एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव, ये सदैव विपरीत दिशा में गति करते हैं। धारा और धनावेश इधर और इलेक्ट्रॉन इधर। तो धारा धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में और इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। क्लियर? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और धारा ये सदैव अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऑलवेज। क्लियर? अगले चैप्टर की जरूरत थी मेरे को। अब थर्ड, ठीक है, ये तो मैंने समझा ही दिया फिगर, तो इसको तो मैं मिटा देता हूं ना, मैंने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में ले भी लिया है। अब थर्ड, तीसरी बात, एक निश्चित दिशा में धारा प्रवाहित होती चालक में एक से दूसरे सिरे की ओर। निश्चित दिशा में प्रवाहित होने के बावजूद इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश राशि नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। आप कहेंगे प्रूफ, मैं आपको प्रूफ बताता हूं। ये वायर है, इसमें आपने नॉट लगा दिया, गठान लगा दी, गठान लगा दी, गांठ लगा दी, नोट लगा दी, तो आप इस जगह पर देखें तो डायरेक्शन अपोजिट है और इक्वल है, तो आपके अकॉर्डिंग नोट पर रिजल्टेंट करंट कितनी होनी चाहिए? 0। तो आप नोट के हाथ लगा लें, क्या 0 करंट होती है? नहीं, नोट के स्थान पर भी करंट उतनी होती है जितनी अन्य स्थान पर है। इसका मतलब ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रही, और जो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता वो कौन है? स्केलर है। एक और प्रूफ देता हूं। ये 2 वायर हैं जिनको मैंने नोड ए पर जोड़ दिया, जहां 2 से अधिक तार मिले उसको संधि कहते हैं, नोड। ये 90 डिग्री एंगल पर है, इधर से 3 एम्पियर करंट जाती है और उधर से 4 एम्पियर करंट जाती है। अब वैसे तो ये परपेंडिकुलर है, तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है
तो यहाँ पर आई निकालें तो वेक्टर क्वांटिटी अगर समकोण पर है यानी 90 डिग्री पर है तो आपके हिसाब से तो प्रत्येक के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर, यानी उसमें से गुजरने वाली करंट कितनी होनी चाहिए 5 एम्पियर। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ से कितनी करंट फ्लो होनी चाहिए 5 एम्पियर, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पर आई तो रिजल्टेंट कितना हो 5 एम्पियर। लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ 5 एम्पियर नहीं मिलती, 4 और 3 7 एम्पियर मिलती है, अलजेब्रिक सम मिलती है। अलजेब्रिक सम मिलती है इसका मतलब करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सीधी सी बात है ना। नेक्स्ट फोर्थ में अपन बात करें अन्य पदार्थ वर्सेज कंडक्टर या मेटल। तो सब धातुओं में या चालकों में धारा अन्य पदार्थों की तुलना में वो सुगमता से प्रवाहित होती है या वो सरलता से प्रवाहित होती है या अल्प वोल्टता पर प्रवाहित होती है। ऐसा क्यों होता है सर? तो ऐसा होने के पीछे सीधा सीधा रीजन है कि धातुओं के इकाई आयतन में यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है और यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक, इसलिए जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो खड़ाक से इलेक्ट्रॉन फ्लो ना चालू कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होते ही तुरंत करंट क्रिएट हो जाती है ना। तो कहने का मतलब धातुओं में अन्य पदार्थ की तुलना में धारा बड़ी सुगमता से प्रवाहित होती है क्योंकि धातुओं के इकाई आयतन में यानी यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की संख्या या फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होती है ना। अगली बात, अपन मेटल या कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो अपन कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो अपन इलेक्ट्रॉन पर फोकस है। यहां बात अपन चार्ज की करें तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं, अगर आवेश भी प्रवाहित होता है तो भी करंट क्रिएट होगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन नहीं ठेगा नहीं, अगर चार्ज भी है आयन ही है वो भी फ्लो होगा। तो यहां पर आवेश का मतलब आयन भी है, यहां पर आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन भी है, यहां पर आवेश का मतलब प्रोटॉन भी है ना। कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो होता है तो करंट क्रिएट होगी, ठीक है। अगली बात में आवेश वाहक, अभी सब इनिशियल है नॉर्मल है ना, यानी चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर किससे कहते हैं सर? तो चार्ज कैरियर उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिनकी फ्लो से करंट क्रिएट हो, उनको चार्ज कैरियर कहते हैं। तो पदार्थ में उपस्थित वह आवेशित कण, जिनकी गति से धारा उत्पन्न हो, उन्हें हम कहते हैं आवेशवाहक। अलग अलग पदार्थों में आवेशवाहक अलग अलग होते हैं, है ना। अलग अलग पदार्थ में आवेशवाहक अलग अलग होते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए। जैसे सबसे पहले बात करें धातु, यहां पे छोटी सी कोई बात मेरे समझाऊंगा भी सही तो वो देख लो। धातु मेटल चालक, धातु की जो डिजाइनिंग है उसमें पॉजिटिव जो आयन हैं उनको तो हम धात्विक स्ट्रक्चर में कांस्टेंट मान लेते हैं, स्थिर मान लेते हैं, और जो उनसे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, भाई आयन क्यों हुए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ गया, वो मूव करते हैं उनके, ये तो स्टेबल, ये तो स्टैटिक है, ये तो स्थिर है। मूवमेंट ओनली किनका होता है? इलेक्ट्रॉन का, जो आपको करंट देते हैं। तो धातु में कौन क्या नाम से
चार्ज कैरियर का वर्क करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर आवेशवाहक कौन है सर? धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज और जानो, हाथ के हाथ, ये इलेक्ट्रॉन है, आयन तो स्थिर है इसे, तो ये दूसरी चीज जानना जरूरी है। अभी तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा, विद्युत क्षेत्र नहीं लगा रखा। अब मैं विद्युत क्षेत्र लगाता हूं। जब मैं विद्युत क्षेत्र नहीं लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, उसका एक डायरेक्शन में गति करने का कोई कारण ही नहीं है। तो आप ये समझो कि जब तक आपने बैटरी नहीं लगाई, पहले मैं एक बार क्लियर कर दूं, मैं बैटरी लगाना बोलूं, मैं विभवांतर आरोपित करना बोलूं, मैं विद्युत क्षेत्र आरोपित करना बोलूं, तीनों का मतलब एक ही है। अब मेरे मुंह से कभी भी कुछ भी निकल सकता है, तो आप उसको समझ जाएंगे। तो जैसे ही अपन विद्युत क्षेत्र लगाएंगे, तो विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब जाके इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होंगे? पॉजिटिव की तरफ। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ही नहीं रखा, उस समय इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होंगे? किसी भी दिशा में। उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो होना जरूरी है ही नहीं। तो कहने का मेरा मतलब है कि करंट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाओगे तो करंट क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, अब आ जाइए बी, लिक्विड। द्रवों में, द्रवों में देख लें सब, तो सब ये एक अपन ने बीकर ले लिया बड़ा वाला, इसमें ये वाटर है ना, इसमें अपन ने H2SO4 डाल दिया, H2SO4 डाल दिया तो अब गठित हो गया सल्फेट आयन और ये सल्फेट और हाइड्रोजन आयन। अब ऐसे तो ये सल्फेट और हाइड्रोजन ऐसे मूव करते रहेंगे जिग-जैग, डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो ये फ्लो हो ही नहीं सकते। अभी करंट नहीं मिलेगी क्योंकि उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? जीरो है। एवरेज वेलोसिटी जीरो है तो आपकी डेफिनेशन देख लो, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आवेश प्रवाहित ही नहीं हुआ। समझिए ना, अभी तो कोई करंट नहीं। लेकिन जैसे आपने ये सेल लगा दिया, सेल लगाने का मतलब आप समझ गए, विद्युत क्षेत्र, ये पॉजिटिव एंड हो गया और ये नेगेटिव। अब सल्फेट किधर भागेगा? पॉजिटिव की तरफ, और हाइड्रोजन किधर भागेगा? नेगेटिव की तरफ। तो अब करंट फ्लो होगी क्योंकि अब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बिना करंट फ्लो नहीं होगी। तो सर यहां पर चार्ज कैरियर कौन कौन है? पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। उसको इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते साहब। इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव आयन में वेट का फर्क है, वेट वजन का फर्क है, मास का फर्क है, और इस मास के फर्क से करंट अफेक्टेड है। यही तो अपन पढ़ना चाहते हैं। अपन ये चाहते हैं कि करंट आखिर किस किस से अफेक्टेड है, तो उसकी पूरी बारीकी में जाएंगे अपन। तो साहब आप इनको इलेक्ट्रॉन मत मानो, ये नेगेटिव आयन है ना। अब बात करें गैसेस में, देखो अपने को तो किससे मतलब है? कंडक्टर से, पर जानकारी रखो गैसेस में। अब गैसेस की बात करें तो गैसेस में नॉर्मल पोटेंशियल पर तो कुछ भी नहीं होता है ना। ये जैसे मॉलिक्यूल ऑफ गैस है तो नॉर्मल पोटेंशियल पर तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आपने 50,000 वोल्ट रख दिया, है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते ही क्या होगा कि एटम की इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा उपलब्ध हो जाती है। भाई विभवांतर तो कार्य करता है ना, विभवांतर द्वारा किया गया कार्य अपन ने कितना निकाला था?
W बराबर QE। तो ये वर्क करेगा और ये वर्क करके आउटर इलेक्ट्रॉन को आयनाइजेशन एनर्जी दे देगा, आयनन ऊर्जा दे देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन निकल कर किधर जाएगा? पॉजिटिव की ओर। और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो शेष परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन की कमी से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन किधर जाएगा? नेगेटिव की तरफ। पर कब? हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर ऐसा होगा, उच्च विभव के अंतर पर ऐसा होगा, है ना? तो गैसेस में भी करंट फ्लो होगा। ये स्पार्किंग के रूप में आपको दिखता है। हिंदी में इसको विद्युत विसर्जन कहते हैं और इंग्लिश में इसको स्पार्किंग कहते हैं। तो स्पार्किंग को एक तरह से आप ये समझिए कि वो वायु में या गैस में करंट फ्लो है। क्लियर? वो आपको किसी और तरह से विजुअलाइज हो रहा है ना? अन्य तरीके से भी हो सकता है। तो सब गैसेस में एक तो पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन तो यहां भी चार्ज कैरियर कितने? 2। यहां भी चार्ज कैरियर कितने? 2। और मेटल में कितने? 1, है ना? फिर भी देखो मेटल शानदार चीज है। क्यों है वो भी सबका? आप बस क्वेश्चन अपने अपने अंदर क्रिएट करते जाइए। देख क्या क्या क्रिएट कर लिया आपने? चार्ज कैरियर देख लिया, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड करंट फ्लो हो सकती है, इम्पॉसिबल, वो देख लिया, है ना? अब अर्धचालक में, तो अर्धचालक की बात अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, है ना? सेमीकंडक्टर कह रहा हूं, अर्धचालक क्योंकि अपना एक पूरा चैप्टर है, जो पूरा चैप्टर तो वहां डिटेल में सुना नहीं है, तो यहां तो केवल मैं लिख देता हूं हॉल एंड इलेक्ट्रॉन, है ना? तो ये मैंने डिटेल में नहीं ले गया क्योंकि एक चैप्टर ही है, तो वहां पे पूरा मैकेनिज्म समझाया जाएगा। तो सब कहने का मतलब अलग अलग पदार्थों में आवेशवाहक अलग अलग होते हैं। आवेशवाहक वह पार्टिकल हैं या वह आवेशित पार्टिकल हैं जिनकी गति से धारा की उत्पत्ति होती है। अब सब 6 बात हो चुकी, अब 7, है ना? इसकी लास्ट कर दें, फिर अगला छोटा सा टॉपिक उठाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे ना। 7 करंट 2 होती है साहब, डीसी एंड एसी। अभी जो 8% आप पढ़ रहे हो वो डीसी पढ़ रहे हो, एंड में जब आप पढ़ोगे एसी पढ़ोगे, तो अभी तो आपको एसी के संदर्भ में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी मैं बहुत कुछ कह तो रहा हूं। तो बहुत कुछ कह रहा हूं तो ये बात क्या कल भी सही रहेगी जब एसी पढ़ लेंगे? जरूरी नहीं है साहब कि जो आज आपसे बात की जा रही है वो कल भी सही रहेगी। एसी में कुछ अलग बातें, तो आज जो बातें की जा रही है वो किसके लिए सही है? डीसी के। इसमें से कई बातें एसी के लिए भी सही है, पर वो एसी पढ़ेंगे जबकि बात है। तो डीसी के संदर्भ में समझ लीजिए, डीसी कंडक्टर यानी चालक के काट क्षेत्रफल से प्रभावित नहीं है, उसको काट क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं। असममित एसिमेट्रिकल काट क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के प्रत्येक बिंदु पर डीसी का मान एक समान होता है ना? या सीधा सीधा से समझ ली, चालक के काट क्षेत्रफल, काट ही आएगा हमेशा, मैंने आपको क्षेत्रफल का पूरा फेनोमेना समझा दिया। तो चालक के काट क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर करंट डीसी का मान एक समान होता है। एसी के समय क्या होगा वो वहां बता दिया जाएगा। ये होगी करंट के बेसिक की बात। अब एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, फिर अभी करंट के बेसिक की तरफ बढ़ते जाएंगे। अभी तो छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, पुरानी बात। अब एक टॉपिक आता है करंट डेंसिटी, धारा घनत्व, है ना? इस चैप्टर में शुरू से थोड़ा कंफर्टेबल लीजिए साहब, है ना? करंट डेंसिटी, इसको वेक्टर क्वांटिटी जैसे डिनोट करते हैं। अब देखो साहब, इसकी डेप्थ में आप ज्यादा मत जाइए क्योंकि इसका अपने सिलेबस में कोई ज्यादा रोल नहीं है।
मैं थोड़ा बहुत सुना देता हूँ, मैं भी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, पर अपने जो काम है वो तो छोटा सा ही है। मैं वो सबसे पहले जो फॉर्मूला बताऊं, बस उतना ही अपने को काम है, उससे आगे काम ही नहीं। तो आप अगर बोलें तो आप तो सीधे सीधे बोल दें, इकाई क्षेत्रफल में धारा, धारा घनत्व कहलाता है। करंट इन यूनिट एरिया इज नॉन एज करंट डेंसिटी। बस अब आपका काम खत्म, मुझे बोलने दें। अब मैं पूछता हूं एरिया कौन सा, तो अपन ने शुरू में क्या डिस्कस किया कि एरिया कौन सा लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं। यहां पे कंडक्टर के एरिया से तो कोई लेना देना ही नहीं। तो यहां जो आपने बोला कि करंट इन यूनिट एरिया, तो ये एरिया कौन सा था, तो साहब उस एरिया को बताते हुए मुझे बोलने दें। आपका काम तो मैंने 2 मिनट में कर दिया, अब आपके टॉपिक काम का ही नहीं रहा। बस मुझे बोलने दें 2-5 मिनट, मेरे को तो बोलना है, बेसिक तो बोलना है। ये वीडियो कोई भी देखेगा तो वो तो मेरे ऊपर प्रश्न उठा सकता है, इसे मैं उस अन्य पढ़े लिखे के लिए कुछ बातें बोलता हूं। चालक के काट क्षेत्रफल के इकाई क्षेत्रफल में धारा को धारा घनत्व कहते हैं। कौन सा क्षेत्रफल होता है, काट क्षेत्रफल, उसके इकाई क्षेत्रफल में धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा में होती है। क्लियर? यदि धारा कैपिटल आई काट क्षेत्रफल के अभिलंब की दिशा में हो, या यूं कह दें काट क्षेत्रफल का अभिलंब, ये काट क्षेत्रफल का नॉर्मल हो गया, अभिलंब किसकी दिशा में, धारा की दिशा। तो इफ परपेंडिकुलर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलोंग विथ करंट, हिंदी में समझे तो काट क्षेत्रफल का अभिलंब धारा की दिशा में है, तो एकांक क्षेत्रफल में धारा, ए क्षेत्रफल में धारा आई है, तो एकांक क्षेत्रफल में धारा आई अपॉन ए इज इक्वल टू जे। बस आपका काम तो यही खत्म हो गया। आप तो यूनिट भी बता दिए, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बस आपका इतना ही काम था। अब मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दीजिए, बस मैं भी ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा। यदि काट क्षेत्रफल का अभिलंब, काट क्षेत्रफल का अभिलंब धारा की दिशा में नहीं हो, ये तो सब करंट दिखा दी अपन ने। और परपेंडिकुलर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब एंगल थीटा पर है। अब ऐसी सिचुएशन नहीं, अपना तो काम इससे चल जाएगा। तो मैं ऐसी परिस्थिति में क्या करता हूं, अब इसका एक छोटा सा सेगमेंट लेता हूं, ये डेल्टा ले लिया। अब मुझे तो वही एरिया चाहिए जो करंट की डायरेक्शन में हो, तो इसका कंपोनेंट लो, डेल्टा ए कॉस थीटा। देन अब बोलो J इज इक्वल टू आई अपॉन डेल्टा ए कॉस थीटा, दैट इज द करंट डेंसिटी। अब ऐसे लिखी जाएगी, मीन आई इज इक्वल टू J डेल्टा ए कॉस थीटा, देन आई इज इक्वल टू J डेल्टा ए। तो सब ये कारण था, इसने यहां पर तो डेल्टा आया नहीं, क्योंकि यहां तो काट क्षेत्रफल का अभिलंब धारा की दिशा में था, वहां ऐसा नहीं। आपको इतना उलझना नहीं, ये बहुत माइक्रो क्वांटिटी है जो आपके ज्यादा काम है, अपने तो सिलेबस में इतना ही काम आएगा। इधर आओ, अब सब यहां से एक आपको सॉलिड प्रूफ मिल गया। अब बोलो करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि किसके डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त हुई है, करंट डेंसिटी और एरिया के।
है ना। इनके डॉट प्रोडक्ट से प्राप्त होने के कारण करंट डेंसिटी, सॉरी करंट जो अपन पढ़ चुके, वह एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अभी मैंने आपसे लास्ट में कहा था कि असिमेट्रिकल, असममित काट क्षेत्रफल के प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान समान होता है, प्रत्येक बिंदु पर धारा का मान समान होता है, लेकिन क्षेत्रफल तथा दिशा पर निर्भरता के कारण धारा घनत्व का मान प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग हो सकता है। दोबारा ध्यान से सुन लें, धारा तो अदिश राशि है और बात डीसी की चल रही है, तो अपन यूं कह रहे हैं कि असिमेट्रिकल, असममित काट क्षेत्र, जैसे एंडक बेचा टेढ़ा मेढ़ा है, अपने हिंदी हाड़ौती में बोले तो ये टेढ़ा मेढ़ा मुंह है, तो इसको असिमेट्रिकली कहेंगे, और जो बिल्कुल गोल है वो तो सिमेट्रिकल कहलाए। तो असिमेट्रिकल, ये टेढ़ा मेढ़ा के प्रत्येक बिंदु पर करंट आई एक समान होगी, डीसी के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अब करंट डेंसिटी की बात करें तो ये तो एरिया पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, तो अलग अलग बिंदु पर करंट डेंसिटी का मान अलग अलग हो सकता है ना। तो आज के करंट इलेक्ट्रिसिटी के स्टार्टिंग में इतना ही। अब कल से बेसिक चालू करेंगे, ये तो नॉर्मल बातें जो करनी थी स्टार्ट में वो। थैंक यू।